हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। जहाँ पर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके थे। जैसे कि हमने बात कर ली थी कि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि वस्तुओं के समूह हम बनाते क्यों हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्यों हम अलग अलग जो वस्तु हैं उनके ग्रुप बनाते हैं, क्यों ये ज़रूरी है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि कौन से मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, ये उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हम डिस्कस करेंगे बच्चों आज के लेक्चर में अलग अलग प्रॉपर्टीज को, कि ये जो मटेरियल्स हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्यों हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। क्यों बनाते हैं, ताकि ग्रुप्स बनाने से क्या होता है, हमारी जो स्टडी है ना, वो क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। हम हमारा जो टाइम है वो भी सेव हो जाता है। जैसे हमने बात की कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से तो बने हुए होते हैं, बिल्कुल बने हुए होते हैं। जैसे हम बात करें, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे मेटल्स हैं, मेटल है, तो मेटल भी क्या है, एक प्रकार का मटेरियल है। ठीक है, हम कह सकते हैं मटेरियल कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक टॉपिक है ना, एक बड़ी हेडिंग है मेटल। मेटल के अंडर तो हम अलग अलग तरह के मेटल्स को पढ़ते हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कोबाल्ट है, कॉपर है। ठीक है, ऐसे कई सारे अलग अलग मेटल्स को हम इसके अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग मेटल्स को हम इस टॉपिक के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक एक करके सारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ने लग जाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है इसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमें जो है बहुत टाइम तो लगेगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन भी आ जाएगा कि हमें सारे इतने सारे पढ़ने हैं, इतने सारों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, याद भी रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को मेटल के अंडर पढ़ लेते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज इन सभी की है वो हम एक मेटल के अंडर ही पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगला है लस्टरस होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं, उनमें कुछ चमक होती है। तो ये सभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है। तो हम इन सभी प्रॉपर्टीज को एक बड़ी हेडिंग के अंदर पढ़ लेते हैं, या हम सिंपली कहें कि हम ग्रुप बना करके इसे पढ़ लेते हैं। इजी है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज करके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो हमने अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की थी कि हम जानते हैं हमारे आसपास अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के और अलग अलग मटेरियल के ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। जैसे कि हम अभी अपने क्लासरूम में ही देख लें, तो क्लासरूम में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लासरूम में हमें टेबल देखने को मिलेगा, चेयर देखने को मिलेगा, बुक्स, नोटबुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, बैग, इसके अलावा ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, एक आपको एक स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी। तो कई सारी वस्तुएं जो है आपको अपने क्लासरूम में देखने को मिल रही हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं ये सभी क्या है, अलग अलग शेप की होंगी, अलग अलग कलर की होंगी, इनके अलग अलग यूजेस भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये अलग अलग मटेरियल से भी बनी हुई होंगी, और हो सकता है कुछ चीजें हैं जो सेम मटेरियल की बनी हुई हो। जैसे आपकी क्लास में डस्टबिन है, या आपके पास जो बॉक्स है या टिफिन बॉक्स है वो ज्यादातर आप देखोगे तो प्लास्टिक का बना हुआ होगा। आपके जो टेबल है, चेयर है, या हम कहें जो आपके पास ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, वो सभी लकड़ी का बना हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनी हुई होगी। कुछ चीजें जो हैं वो एक जैसे ऑब्जेक्ट से भी बनी हुई हो सकती है और होती हैं। कुछ चीजों का जो आकार है वो एक जैसा हो सकता है, कुछ का आकार जो है वो अलग अलग हो सकता है, कुछ का रंग एक जैसा हो सकता है, उपयोग एक जैसे हो सकते हैं, और कुछ के रंग और उपयोग जो है वो अलग अलग भी
हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने बात की थी कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो, अपने आसपास की वस्तुओं को देख करके बताना हो कि कौन सी वस्तुएं राउंड शेप की हैं, तो क्या हम लिस्ट बना सकते हैं, उनको उनका अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं राउंड शेप की है उन्हें एक ग्रुप में रखा जाए, और जो वस्तुएं राउंड शेप की नहीं है, फिर वो किसी और शेप की हो, किसी भी शेप की हो, उन सभी को एक ग्रुप में रखा जाए। तो हम आसानी से रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे फुटबॉल है, रबर बॉल है, ग्लास मार्बल है, इन सभी को हम जो है जो जिनका शेप सर्कल है वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, या हम कहें राउंड शेप के जो है वहां पर रख सकते हैं। इसके अलावा जो नियरली क्या है, राउंड है, जैसे एप्पल है, ऑरेंजेस है, तो ये क्या होते हैं, पूरे राउंड तो नहीं है, तो लेकिन लगभग क्या होते हैं, राउंड जैसे ही होते हैं, तो इन्हें भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, और जो अदर शेप्स हैं, हो सकता है कोई स्क्वायर शेप हो, या हो सकता है किसी का बिल्कुल ही डिफरेंट शेप हो, तो उन्हें हमें अलग ग्रुप में रखना है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही ग्रुपिंग कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम शेप के आधार पर, है ना, आकार के आधार पर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम जो है रंग के आधार पर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम दिखावट के आधार पर भी जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेंसिटी के आधार पर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जिनकी डेंसिटी ज्यादा है उन्हें अलग रखा जाए, और जिनकी डेंसिटी कम है उन्हें अलग रखा जाए। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हो सकते हैं ग्रुपिंग करने के। ठीक है, चलिए, ये भी क्लियर हो गया था। तो यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स अगर आप देखो तो इनका शेप अलग है, साइज अलग है, यूजेस अलग अलग हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, मटेरियल जो इनको बनाने में यूज हुआ है वो भी अलग अलग होगा, कुछ का सेम भी हो सकता है। चलिए, बाकी ये दोनों टेबल तो हमने पढ़ ली थी। अब लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में, है ना, कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा कि हमें जो है एक टम्बलर बनाना है। टम्बलर यानी कि जिसे हम पानी पीने के लिए पानी उस पर भरते हैं और पानी पीते हैं। ठीक है, पानी के अलावा हम उसमें जूस भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हमें एक टम्बलर बनाना है तो हमें किस मटेरियल का उपयोग करना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से मटेरियल से कौन सी वस्तु बनेगी। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा, तो चलिए, तो ये डिसाइड होगा उसकी प्रॉपर्टीज पर कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वस्तुएं बनाते हैं उन मटेरियल से। जैसे अगर हमें कहा जाए कि हमें एक टम्बलर बनाना है, ठीक है, ठीक है, जिसमें हम चाय पी सकें, पानी पी सकें, एक इस तरीके से टम्बलर बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, मान लो ऐसा, ऐसा कुछ हमें टम्बलर बनाना है जिसमें हम चाय, पानी, कुछ भी, कोई भी लिक्विड चीज जो है उसको होल्ड कर सके। ठीक है, ऐसा हमें बनाना है। तो क्या हम इसके लिए कागज का उपयोग करेंगे, क्या कागज से हम टम्बलर बना सकते हैं? तो देखो बच्चों, कागज से टम्बलर बनाया तो जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि क्या हम कपड़े से बना सकते हैं? तो देखो, कपड़े से भी टम्बलर बनाया जा सकता है ना, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके उसको स्टेपल करके हम बना सकते हैं। लेकिन क्या वो इन प्रॉपर्टीज को जिस चीज के लिए हम टम्बलर बना रहे हैं, क्या वो ये प्रॉपर्टीज शो करेंगे? तो देखो, अगर हम कागज का टम्बलर बनाते हैं, ठीक है, और उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या होगा, तो पानी जो है कागज के टम्बलर से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने कहा टम्बलर हम कागज का बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसमें पानी या चाय डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कागज का टम्बलर पूरा फट जाएगा और चाय, पानी, जो भी लिक्विड हमने डाला है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम कपड़े का बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज भी देख पाओ, अगर किसी कपड़े से भी हम टम्बलर का शेप दे करके कपड़े को हम टम्बलर बनाते हैं, ठीक है, तो क्या ये पानी को होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पर इमेज में दिख रहा है कि पानी जो है वो इसमें से लीक हो जाएगा, पानी या कोई भी लिक्विड हम डालते हैं तो वो बाहर ही आएगा। ठीक है, तो बात यह, देखो, टम्बलर हम बना सकते हैं, लेकिन वो
वो प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा। जैसे हमें बनाना क्यों है टम्बलर, ताकि वो किसी भी लिक्विड को होल्ड कर सके। तो ये जो क्लॉथ से या कागज से हम बनाएंगे तो वो लिक्विड को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, कि हमें टम्बलर चाहिए क्यों, उस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन से मटेरियल का बनाना है। तो टम्बलर हम बना सकते हैं, प्लास्टिक का बना सकते हैं, कांच का बना सकते हैं, किसी धातु का बना सकते हैं, और भी किसी ऐसे मटेरियल का बना सकते हैं जो पानी को होल्ड कर सके, पानी को अपने अंदर रख सके। तो देखो, हम मिट्टी का भी बना सकते हैं। आपने देखा है मिट्टी के कई सारे टम्बलर्स होते हैं, कप्स होते हैं, जिसमें हम पानी डालते हैं, चाय डालते हैं, तो वो बिल्कुल भी लीक नहीं होता। ठीक है, तो हम अलग मटेरियल को यूज कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उसमें क्या होना चाहिए, वो वाटर को होल्ड कर सके। ठीक है, ये प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। क्लियर है इतना? तो चलिए, तो इतना तो हमें समझ में आ गया था लास्ट लेक्चर में। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो what are all the properties of material that would be important for their usage? तो मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी जो जो उनके यूजेस के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला है, पहली प्रॉपर्टी अपीयरेंस, यानी कि दिखावट। ठीक है, तो अपीयरेंसेस के बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जैसा कि हम जानते हैं, सारे मटेरियल एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं भिन्न। जैसे आप देखो, लकड़ी जो है वो कागज से अलग दिखाई देती है, कागज जो है वो कपड़े से अलग दिखाई देता है, कपड़ा जो है वो धातु से अलग दिखाई देता है ना। तो अलग अलग मटेरियल जो है एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, यानी कि लकड़ी जो है वो लोहे से काफी अलग दिखती है, लोहा जो है वो काफी अलग दिखता है कॉपर से और एल्यूमिनियम से। ठीक है, एट द सेम टाइम देयर मे बी some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood। लेकिन हो सकता है कि कुछ सिमिलैरिटीज हो, समानताएं हो, लोहे के बीच में, कॉपर के बीच में या एल्यूमिनियम के बीच में, जो लकड़ी के बीच में ना हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो दिखावट आप समझ गए हैं, अलग अलग मटेरियल अलग अलग दिखाई देता है, इतना आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये हम परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं एक्टिविटी क्या है। कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आपको क्या करना है, अलग अलग मटेरियल के कुछ पीसेस को इकट्ठा करना है। जैसे कि कागज हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, लकड़ी हो गई, कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम की शीट हो गई, चौक हो गई। तो ये क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और ये बने हुए हैं अलग अलग मटेरियल से। ठीक है, डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। तो क्या इनमें से कोई जो है शाइनी दिख रहा है, आपको चमकदार दिख रहा है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। तो जो आपको शाइनी अपीयर हो रहा है, शाइनी दिख रहा है, उसे आपको क्या करना है, एक अलग ग्रुप में रख लेना है, यानी कि उसका एक अलग ग्रुप बना लेना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब आपको क्या करना है, जो टीचर हैं वो आपको दिखाएंगे कि हर एक जो ये मटेरियल है उन्हें बीच से दो हिस्सों में काटा जाएगा। अब आपको देखना है कि जिन्हें ताजा ताजा काटा गया है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। वहां पर आपको कई चीजें देखनी है। ठीक है, ऑब्जर्व आपको करना है। तो क्या आपको फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम मटेरियल अपीयर शाइनी, तो क्या आपको कुछ मेटल का फ्रेशली कट सरफेस जो है वो शाइनी दिखाई दे रहा है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को भी आपको क्या करना है, शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में
जोड़ लेना है या ऐड कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल? तो क्या आपने किसी और मटेरियल में भी ऐसी शाइन या ऐसी चमक जो है उसको नोटिस किया है? कट देम एनीवेज एज यू कैन। आपको क्या कर लेना है, उनको भी कट कर लेना है। Repeat this in the class with as many material as possible and make a list of those with and without luster। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही ये प्रोसेस को रिपीट करना है अदर मटेरियल्स के साथ भी, जितने पॉसिबल हो सके। जितने भी मटेरियल को आप काट सकते हो उनको आपको क्या करना है, फ्रेशली कट करना है और रिकॉर्ड कर लेना है, यानी कि एक लिस्ट बना लेनी है कि कहाँ पर जो मटेरियल है उनमें आपको शाइन दिखाई दी, लस्टर दिखाई दिया, और कहाँ पर किन मटेरियल्स में आपको लस्टर नहीं दिखाई दिया। यानी कि बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर अपीयरेंस के बेस पर दो पार्ट में डिवाइड करना है मेटल्स को। ठीक है, एक होंगे हमारे लस्टरस, ठीक है, एक होंगे हमारे नॉन लस्टरस। ठीक है, अब जिनमें लस्टर है उन्हें आपको यहाँ पर इस कैटेगरी में रखना है या इस ग्रुप में रखना है। जिनमें लस्टर नहीं है वो उसको आपको इस नॉन लस्टरस वाले ग्रुप में रखना है। ठीक है, चलिए तो इतना तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर बताया गया है, ये एक मटेरियल है, इस तरीके से आपको इसे काट लेना है और देखना है। ठीक है, नोटिस करना है कि इसमें लस्टर है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग इन्हें जो है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। तो जिन मटेरियल्स में आपको लस्टर दिखाई देगा, यानी कि एक चमक या हम कहें एक शाइन, क्या कह सकते हैं, शाइन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चमक कहो शाइन कहो, आर यूजुअली मेटल्स। वो क्या होंगे, वो ज्यादातर आपको मेटल्स ही दिखाई देंगे। जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। तो ये मेटल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कैसे हैं, लस्टरस हैं यानी कि शाइनी है। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयरेंस डल। अब आप कहोगे कि आपके आसपास जो आयरन की बनी हुई चीजें हैं उनमें तो शाइन है ही नहीं। ठीक है, आप तो ये कहोगे है ना, तो इसमें ये शाइनी कैसे हुआ? तो देखो बच्चों, जब वो फ्रेशली रहता है, जब वो नया रहता है, तब उसमें शाइन होती है। लेकिन कुछ समय के बाद वो रिएक्ट करता है एयर के साथ, वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ। ठीक है, तो उस वो जो है अपनी इस शाइन को, इस चमक को खो देता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें बीच से काटते हैं और देखते हैं कि अब इसमें चमक है या नहीं। तो जब भी उन्हें बीच से काटा जाएगा तो आप देखोगे जो ताजा कटे हुए मेटल्स होते हैं उनमें चमक होती है, ज्यादा चमक होती है। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, क्योंकि एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके। क्लियर है इतना? जैसे आपने देखा है कि आपके घर में देखा होगा आपने कि जैसे गोल्ड की ज्वेलरी होती है। ठीक है, कोई भी होता है, गोल्ड की कोई भी ज्वेलरी है, ठीक है, कोई रिंग है या कोई भी चीज है। तो आपने देखा है जब आप नया नया गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी लेकर के आते हो तो वो काफी शाइनी होता है, काफी शाइनी होता है। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो थोड़ा डल होने लगता है। या आपने देखा होगा कि सिल्वर का आप कोई सामान लेकर के आते हो, चांदी का कोई चीज आप लेकर के आते हो, चांदी की आप पायल लेकर के आते हो, तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, आपके मदर्स के पास आपने देखा होगा कि पहले जब वो नया नया होता है तब वो काफी चमकदार होता है, काफी शाइनी होता है। लेकिन धीरे धीरे वो कैसा होने लगता है, अपनी चमक को खोने लगता है। तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है एयर और मॉइस्चर की वजह से। वो रिएक्ट करता है एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ। अब एयर में अलग अलग गैसेस होती हैं जिनके साथ वो रिएक्ट करते हैं और अपनी चमक को धीरे धीरे खो देते हैं। ठीक है, तो वही जो ये अदर मेटल्स भी हैं उनके साथ भी यही होता है। जैसे आयरन है, आयरन के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जब आप फ्रेशली कट मटेरियल्स को देखोगे या मेटल्स को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि वो कैसे हैं, शाइनी है, उनमें एक लस्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो आपने देखा होगा बहुत सारे मेटल्स जो हैं अपनी शाइन को, अपनी चमक को खो देते हैं और डल से दिखने लगते हैं। तो किस वजह से होता है? ये होता है एयर और मॉइस्चर के साथ एक्शन की वजह से। ठीक है, एयर और मॉइस्चर जो है वो उस पर रिएक्ट करते हैं।
इस वजह से वो जो है डल अपीयर होते हैं। We therefore notice the luster only on their freshly cut freshly cut surfaces, यानी कि जो ताजा कटे हुए उनके सरफेसेस होते हैं, तो जब आप उन्हें देखो तो वो कैसे अपीयर होते हैं, वो भी शाइनी अपीयर होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो भी कैसे होने लगते हैं, डल होने लगते हैं। ठीक है। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rod to see if they have luster। तो अगर आप किसी आयरन स्मिथ या किसी लोहार के पास जाते हो या किसी ऐसी वर्कशॉप पे जाते हो, तो वहां पर आपको ताजे कटे हुए मेटल के सरफेसेस को देखना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या वो शाइनी दिखाई देते हैं या शाइनी नहीं दिखाई देते। क्लियर है इतना? चलिए, इतना आप समझ गए हैं कि अपीयरेंस के बेस पर, यानी कि दिखावट के आधार पर हम मटेरियल्स को दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं लस्टरस और एक होते हैं नॉन लस्टरस। अगर हम बात करें तो लस्टरस कौन से होते हैं, ज्यादातर हमारे मेटल्स जो हैं वो लस्टरस होते हैं। और नॉन लस्टरस कौन से होते हैं, ज्यादातर जो हमारे नॉन मेटल्स जैसे लकड़ी है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सल्फर है, तो ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और कैसे होते हैं, नॉन शाइनी, यानी कि नॉन लस्टरस, उनमें कोई चमक नहीं होती। क्लियर है? तो आप इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ऐसा बना सकते हो कि अपीयरेंस को आप दो भागों में बांट सकते हो। एक हो गया लस्टरस और एक हो गया नॉन लस्टरस। ठीक है। अब ये जो लस्टरस है उसमें आ जाते हैं हमारे मेटल्स। जो नॉन लस्टरस है उनमें आ जाते हैं हमारे नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लस्टरस जो है उनके एग्जाम्पल है, जैसे कि हो गया गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, इसके अलावा कॉपर है, और भी आप कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर हम नॉन लस्टरस की बात करें तो जैसे कि वुड है, इसके अलावा सल्फर है, ठीक है, इसके अलावा और भी नॉन मेटल्स को आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करके आपको ये करना है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हो ताकि आपको ज्यादा समय तक ये याद रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है इतना? चलो, अगला है हार्डनेस। बात करते हैं हार्डनेस यानी कि कठोरता की। कठोरता के आधार पर, ठीक है, मटेरियल्स को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो हार्डनेस यानी कि कठोरता। अब ये चैप्टर जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो अब तो आपको पता होगा कि कठोरता के आधार पर कैसे जो है हम मटेरियल्स को बांटते हैं। तो बच्चों, कठोरता के आधार पर हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स हैं। एक जो होते हैं हार्ड यानी कि कठोर, और एक जो होते हैं सॉफ्ट यानी कि कोमल। तो दो भागों में बांटते हैं। एक है हमारे पास कठोर और एक है हमारे पास कोमल। यानी कि कठोर यानी कि हार्ड और कोमल यानी कि सॉफ्ट। ठीक है, चलिए। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress, while others can be easily compressed. अब आपको ये सोचना है और देखना है क्या ऐसा होता है कि जब आप अलग अलग मटेरियल को अपने हाथ से ऐसे दबाने की कोशिश करते हो, संपीड़ित करने की कोशिश करते हो या कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तो आप क्या देखते हो, कुछ
वस्तुएं तो ऐसी होती हैं या कुछ मटेरियल तो ऐसे होते हैं जो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो आसानी से कंप्रेस नहीं होते, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कॉटन का और किसी भी प्लास्टिक के एक ऑब्जेक्ट का, या एक पत्थर ले लेते हैं, ठीक है, पत्थर भी क्या एक ऑब्जेक्ट ही तो है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि कोई या कांच ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं ऑब्जेक्ट दूसरा। तो आपने कॉटन को क्या करना है, रुई को क्या करना है, अपनी उंगलियों के बीच में रख करके उसको प्रेस करना है। तो आप क्या देखते हो, कॉटन का जो शेप है, पहले कॉटन का शेप इस तरीके से रहता है ना, ऐसे फूला फूला रहता है। तो कॉटन का शेप ऐसा फूला क्यों रहता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों फूला रहता है। क्योंकि एयर जो है इसके अंदर ट्रैप हुई रहती है, यानी कि फंसी हुई रहती है। और जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के बाद ये जो है ऐसा कुछ हो जाता है, काफी छोटा सा ये बन जाता है। यानी कि कंप्रेस करने से हुआ क्या, इसके अंदर की जो भी हवा भरी हुई थी वो हवा सारी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन को कंप्रेस करना तो आसान है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कांच की, ठीक है, कांच का हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, या आपके पास पेन होगा, है ना, प्लास्टिक का आपके पास पेन होगा या पेंसिल होगी आपके पास। चलो इस तरीके से पेन पेंसिल आपके पास होगी। तो इसे अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो क्या ये पेंसिल कंप्रेस हो पाएगी, कंप्रेस होगी हाथ से। जैसे कि रुई जो है वो पिचक गई थी हाथ से, वो दब गई थी हाथ से, तो क्या ये पेंसिल भी हाथ से दब जाएगी, संपीड़ित हो पाएगी? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कैसी है, इसके अंदर तो कोई भी एयर ट्रैप है ही नहीं। ये और ये कैसी है बच्चों, ये है हार्ड। तो इस तरीके से देखो बच्चों, तो जो ऑब्जेक्ट्स या जो मटेरियल कंप्रेस हो सकते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे सॉफ्ट मटेरियल्स। और जो मटेरियल कंप्रेस नहीं होते हैं उन्हें हम कहेंगे हार्ड मटेरियल्स, ठीक है। तो एग्जांपल हम देख सकते हैं अलग अलग। तो चलिए इतना आपको समझ में आया। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। अब आपको क्या करना है, एक मेटल की लेनी है और उससे जो है स्क्रैच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। द सरफेस ऑफ अ मेटल, sorry, the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object, इन सभी मटेरियल और ऑब्जेक्ट पे आप ये ट्राई कर सकते हो स्क्रैच करना, ठीक है, खरोचना। स्क्रैच करना यानी कि खरोचना। यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल। अब आप देख पाओगे कुछ मटेरियल्स को आप आसानी से स्क्रैच कर पाओगे और कुछ मटेरियल्स को आप आसानी से स्क्रैच नहीं कर पाओगे। तो जिन मटेरियल्स को आप आसानी से, जैसे अगर हम पेंसिल की और इस रुई की बात करें, और इन्हें हमें जो है एक लोहे की चाबी से खरोचना है, ठीक है, स्क्रैच करना है, तो आप कॉटन को आसानी से स्क्रैच कर पाओगे, ठीक है। जबकि पेंसिल को, या अगर हमने यहाँ पर प्लास्टिक का पेन लिया है, तो इसे जो है आप आसानी से स्क्रैच नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, जिन मटेरियल्स को आसानी से कंप्रेस यानी कि संपीड़ित किया जाता है और स्क्रैच यानी कि खरोचा जा सकता है, उन्हें हम कहेंगे सॉफ्ट मटेरियल्स, ठीक है। वो क्या होंगे, हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स। जबकि जिन मटेरियल्स को कंप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और खरोचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, उन्हें कहा जाएगा हार्ड मटेरियल्स। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है सॉफ्ट मटेरियल्स की और हार्ड मटेरियल्स की। तो जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, कॉटन हमारा एक सॉफ्ट मटेरियल है, और स्पंज, स्पंज भी क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। स्पंज को भी आप कंप्रेस कर सकते हो आसानी से, इसे आप आसानी से कंप्रेस तो कर ही सकते हो, साथ में आप इसको स्क्रैच भी कर सकते हो इजीली। जबकि हम बात करें आयरन की, तो आयरन कैसा है, हार्ड है। क्यों, ना तो आप इसे स्क्रैच कर सकते हो और ना ही आप इसे कंप्रेस कर सकते हो। इतना क्लियर है? तो चलिए एक बार आपको इतना देखना है और इन डेफिनेशंस को नोट करना है, ठीक है, हार्ड की डेफिनेशन और सॉफ्ट की डेफिनेशन। क्लियर है इतना? चलिए थोड़ा और आगे इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इन अपीयरेंस metal can have different properties like
अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस में मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे कि लस्टर है, हार्डनेस है, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल? तो क्या आप कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में सोच सकते हो जो मटेरियल के अपीयरेंस को डिस्क्राइब करे? तो अगर आप सोच सकते हो तो ये आपको जरूर लिखना है। क्लियर है इतना? चलिए, तो चलिए बच्चों, देखो अभी तक हमने दो मेन पॉइंट पढ़े कि अपीयरेंस और हार्डनेस के बेसिस पर हम मटेरियल्स को कैसे जो है अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे या कैसे उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा अपीयरेंस यानी कि दिखावट के आधार पर। दिखावट के आधार पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि मटेरियल्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं शाइनी, लस्टरस या हम कहें चमकदार, और एक होते हैं नॉन शाइनी या नॉन लस्टरस कहें, या हम कहें जिनमें चमक नहीं होती। ठीक है, तो शाइनी के अंडर हमने क्या क्या पढ़े? जैसे कि मेटल्स हैं हमारे, जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, तो ये सभी कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स है, जैसे कि लकड़ी की बात करें, तो ये कैसे होते हैं? शाइनी नहीं होते हैं। वैसे ही हमने हार्डनेस यानी कि कठोरता के आधार पर भी मटेरियल्स को दो भागों में बांटा, या हमने कहा कि हम दो पार्ट्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं या दो ग्रुप्स बना सकते हैं, हार्ड मटेरियल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। तो प्रॉपर्टीज क्या है हार्ड मटेरियल की और सॉफ्ट मटेरियल की? हार्ड मटेरियल कौन से होते हैं? जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और खरोजा जा सकता है, यानी कि स्क्रैच किया जा सकता है। जबकि जो हमारे हार्ड मटेरियल्स हैं वो कौन से होते हैं? जिन्हें ना तो आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और ना ही खरोचा जा सकता है। जैसे कि हमने बात की रुई की और लोहे की एक रॉड की। तो रुई जो है, आपने देखा है रुई का साइज बड़ा होता है, तो रुई के साइज को हम क्या करते हैं? जब रुई को अपनी उंगलियों के बीच में रखते हैं तो क्या हो जाता है? वो कंप्रेस हो जाती है, यानी कि संपीड़ित हो जाती है। उसके अंदर जितनी भी एयर ट्रैप रहती है वो सारी एयर बाहर निकल जाती है और उसका साइज भी कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, यानी कि वो कैसी है? कंप्रेसिबल है। ठीक है, दूसरी चीज यानी कि दूसरा पॉइंट ये था कि अगर हम इसे किसी चाबी की मदद से, किसी मेटल की, किसी धातु से बनी हुई चाबी की मदद से अगर खरोचना चाहें, स्क्रैच करना चाहें रुई को, तो हम आसानी से कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस वजह से ये क्या बन जाती है? सॉफ्ट मटेरियल बन जाती है। तो आपके आसपास जितने भी सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, आपको क्या करना है? उनकी लिस्ट बनानी है और लगभग 5 सॉफ्ट मटेरियल्स आपको लिखने हैं अपनी कॉपी पर। ठीक है, वहीं दूसरा है कि जो मटेरियल ना तो आसानी से जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं ना ही खरोच सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास लोहे की एक रॉड है, तो लोहे की रॉड को हाथ से अगर हम कितना भी इसको दबाने की कोशिश करें, कंप्रेस करने की कोशिश करें, तो क्या हम कंप्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसको किसी मेटल की मदद से अगर हम स्क्रैच करना चाहें तो स्क्रैच भी नहीं कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, जिस वजह से ये क्या बन जाता है? एक हार्ड मटेरियल बन जाता है। तो आपको अपने आसपास देखना है कि कौन से मटेरियल सॉफ्ट हैं, कौन से हार्ड हैं, और आपको एक टेबल बना करके 5 सॉफ्ट मटेरियल्स और 5 हार्ड मटेरियल्स नोट करने हैं। इतना क्लियर है? चलिए, फिर क्या कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं? तो हाँ, बिल्कुल और प्रॉपर्टीज भी हैं। तो और प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? सब इसके अलावा देखो, अपीयरेंस और जो हमने अभी पढ़ा हार्डनेस, इसके अलावा और कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पर हम मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, या हम बेसिकली कहें सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। ठीक है, तो घुलनशीलता के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों? मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कैसे? जो मटेरियल सॉल्युबल होंगे यानी कि घुलनशील होंगे, उन्हें एक ग्रुप में रखा जाएगा, और जो मटेरियल इनसॉल्युबल होंगे यानी कि अघुलनशील होंगे, उन्हें एक ग्रुप में रखा जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से मटेरियल सॉल्युबल हैं, कौन से मटेरियल सॉल्युबल नहीं है? तो चलिए उसे थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस। आपको क्या करना है?
कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस के सैंपल को इकट्ठा करना है, जैसे कि चीनी है, नमक है, चॉक पाउडर है, सैंड है, सॉडस्ट है। तो ये सारी चीज़ों को आपको कलेक्ट करना है। टेक 5 ग्लासेस, और जितनी चीज़ें आपने कलेक्ट की हैं हो सकता है आप इनसे ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर लो, है ना, उतने ही आपको क्या ले लेने हैं, ग्लासेस भी ले लेने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने 6 चीज़ें इकट्ठी करी हैं तो आपको 6 ग्लासेस ले लेने हैं। ठीक है, इतने ही आपको ग्लासेस ले लेने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ग्लास बीकर्स आपको ले लेने, या ग्लास ले लो, ग्लास बीकर भी ले सकते हो। ठीक है, फिर ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। अब आपको क्या करना है, लगभग 2/3 जितना आपको दिख रहा है इमेज में, लगभग उतना आपको भर लेना है इसको पानी से। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। तो पहले ग्लास में आपको शुगर डालना है, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट, स्पूनफुल यानी कि 1 स्पून लगभग पहले ग्लास में डालना है। दूसरे ग्लास में आपको डालना है सॉल्ट, एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द ग्लासेस। और आपको क्या करना है, ऐसे ही करते करते अलग अलग सब्सटेंसेस को भी ग्लासेस में डाल देना है, एक एक स्पून। फिर आपको क्या करना है, इनको स्टिर करना है। स्टिर करना है यानी कि इनको घुमाना है, या हम कह सकते हैं कि जैसे चम्मच डाल करके इसको अच्छे से घोलने की कोशिश करनी है, तो उसे स्टिर करना कहा जाता है। जैसे आप पानी में जब आप चाय में अलग से चीनी डालते हो ना, तो उसको डालने के बाद आप स्पून से उसको क्या करते हो, घुमाते हो एक बार। क्यों घुमाते हो, ताकि वो चीनी जो है उसमें घुल जाए चाय में। ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, स्टिर करना कहा जाता है, स्टिर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, किसी स्पून की मदद से या किसी स्पैचुला की मदद से, या ग्लास रॉड होती हैं, छोटी छोटी सी ग्लास रॉड होती है लैबोरेटरीज में, उनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इन्हें स्टिर कर सकते हो। तो आपको स्टिर करना है और कुछ मिनट तक इसको देखना है, कुछ मिनट तक आपको क्या करना है, वेट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू अ सब्सटेंस एडेड टू वाटर, नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 2.3। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको देखना है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की, है ना, क्या अवलोकन किया आपने। तो जब आपने सॉल्ट डाला तो क्या हुआ, डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। तो सॉल्ट जो है वो पूरी तरीके से पानी में क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो बाकी है आपका होमवर्क, आपको क्या करना है, बताना है कि शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, इन सभी का जो है, जब हम इन सभी को अलग अलग ग्लास बीकर में डालते हैं पानी के साथ और इनको स्टिर करते हैं, तो क्या ये होता है, यहाँ पर क्या ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं या कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होते, यानी कि ये पूरे घुल जाते हैं या पूरे नहीं घुलते, इसके अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है। चलिए बच्चों, तो आज हमने अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। जैसे सबसे पहले हमने अपीयरेंस के बारे में बात की, यानी कि दिखावट के आधार पर कैसे जो है हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो हमने देखा हमने 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होते हैं हमारे लस्टरस और एक होते हैं नॉन लस्टरस। वैसे ही फिर हमने हार्डनेस के बारे में यानी कि कठोरता के बारे में बात की कि कठोरता के आधार पर कैसे हम ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो मटेरियल्स हैं, इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कठोरता के आधार पर भी हम इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। फिर हम पढ़ रहे थे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इसी को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।